मान्यवर महात्मा किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी भी दास्तान सुनो। ये शब्द हैं, ये शुरुआती शब्द हैं उस चिट्ठी के जो चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को लिखी थी। नमस्कार, यह है राज्यसभा टीवी और आप देख रहे हैं किताब। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करने जा रहे हैं। ये चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है और आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक चंपारण में महात्मा गांधी पर। राजेंद्र प्रसाद जी ने यह पुस्तक 1918 में लिखी थी और 1921 में असल में असहयोग आंदोलन के दौरान ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी पहली बार। और राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था कि आज असहयोग आंदोलन के रूप में जो फल हम देखते हैं उसका बीज चंपारण सत्याग्रह में पड़ा था। क्या था ये चंपारण सत्याग्रह? क्यों गांधी जी वहाँ गए? क्यों राजकुमार शुक्ल इस तरह उनसे विनती कर रहे थे कि किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी भी बात सुनो। ये चिट्ठी राजकुमार शुक्ल और पीर मोहम्मद मुनिस ने मिलकर ड्राफ्ट की थी। और ये याद रखने की बात है कि राजकुमार शुक्ल तो प्रभावित थे चंपारण में जो निलहे साहब लोग थे, इंडिगो प्लांटर्स थे, उनके अत्याचारों से। लेकिन पीर मोहम्मद मुनिस का कोई सीधा संबंध इन चीज़ों से नहीं था। वे पत्रकार थे, एक संवेदनशील नागरिक थे, देशभक्त थे और इसलिए लोगों के दुख से प्रेरित होकर वे चंपारण में नील के किसानों, जिन्हें मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए, उनके दुख के लिए वे राजकुमार शुक्ल के साथ थे। और इन दोनों के प्रयत्न के कारण महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुँचे और उन्होंने वहाँ जांच पड़ताल की, रिपोर्ट लिखी और जिसका परिणाम ये निकला कि चंपारण में तिनकटिया खेती और दुनिया भर के ऊँट पटांग टैक्स जो लगाए जाते थे वो समाप्त हुए। और इसी के साथ महात्मा गांधी ने वहाँ रचनात्मक काम भी किया। चंपारण ने 1917 में देश और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। बापू ने चंपारण की धरती पर अहिंसा और सत्याग्रह की नई राह खोजी, जिसके दम पर देश आजाद हुआ और बापू के साथ चंपारण भी अमर हो गया। वो दौर बीत गया, लेकिन चंपारण की माटी में गांधी जी की यादें आज भी रची बसी हैं। आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण के किसानों पर अंग्रेजों के जुल्म और महात्मा गांधी के आंदोलन को रेखांकित करते हुए 1918-19 में चंपारण में महात्मा गांधी नाम से एक किताब लिखी थी, जो बाद में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत और चंपारण के किसानों की दर्दनाक कहानी है। अपनी पुस्तक में उन्होंने महात्मा गांधी के अप्रैल 1917 में पटना के बांकीपुर से मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, लौकरिया, बेलवा और चंपारण के दूसरे गांव के दौरे और मजदूरों के हाल से जुड़ी बातों को बेहद सलीके से कलमबद्ध किया। राजेंद्र बाबू ने रामनवमी प्रसाद, पंडित राजकुमार शुक्ल, बाबू बृजकिशोर प्रसाद, शंभू शरण वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह, कोकिलमान मिश्र और चंद्रदेव नारायण जैसे नेताओं के असाधारण सहयोग की भी प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि सत्याग्रह का ही दबाव था कि मार्च 1918 में चंपारण एग्रेरियन बिल पास हुआ और कई अवैध कानून चंपारण से हटा लिए गए। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने पूरी दुनिया को मुक्ति का नया मार्ग दिया। चंपारण सत्याग्रह देश की आजादी के संग्राम का मील का पत्थर बना। ये अंग्रेजों के खिलाफ सत्य की पहली जीत थी। आज इस महत्वपूर्ण सत्याग्रह के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर फणीस सिंह। आपका स्वागत है फणीस बाबू इस कार्यक्रम में। आप आए इस कार्यक्रम के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर फणीस सिंह बिहार के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और वरिष्ठ समाज सेवक, राजनीतिक कर्मी और लेखक हैं। और अभी पिछले दिनों आपने एक बहुत महत्वपूर्ण संकलन पिछले 75 साल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए और उसके बाद के व्याख्यानों का एक बहुत महत्वपूर्ण संकलन आपने प्रकाशित किया है। आपके साथ हम लोग बातचीत करेंगे राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक चंपारण में महात्मा गांधी पर। फणीस बाबू, सबसे पहले तो ये बताइए, इस पुस्तक के बारे में सबसे पहले
आपने कब जाना और क्यों ये पुस्तक आपको महत्वपूर्ण लगी? मैं समझता हूँ कि आज से 30-35 वर्ष पहले मुझे मौका मिला था इस पुस्तक को पढ़ने का। जी। उसके दो कारण हैं। एक तो मैं राजेंद्र बाबू से प्रभावित था, दूसरा कि मैं बहुत उनके नज़दीक का रहने वाला हूँ। मेरे घर उनके घर की दूरी 3 किलोमीटर है। जी। और छात्र जीवन में ही मैं एमए में पढ़ता था तो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पूर्व छात्र जीवन में ही मैं उनसे 2-3 बार मेरा विचार विमर्श हुआ था। कुछ जनरल सवालों पर, कुछ ऐसे राजनीतिक सवाल नहीं थे, लेकिन कुछ घरेलू सवाल, कुछ पढ़ने के बारे में कि पढ़ रहे हो कि नहीं। तो मैं हमेशा अपने को उनसे नज़दीक पाता था, पारिवारिक संबंध होने से भी। इसलिए मैं उनकी ये पुस्तक और इससे और भी संबंधित दस्तावेज पढ़ने का मुझे मौका मिला था। उस समय जब आपकी भेंट हुई राजेंद्र बाबू से, तब तो वो बहुत बड़े नेता बन चुके थे, या तो राष्ट्रपति रहे होंगे या राष्ट्रपति पद से तुरंत ही निवर्तमान हुए होंगे। तो उस समय आप जैसे नौजवान से बात करने की उनके पास फुर्सत और इच्छा होती थी? जी। ये आज के ज़माने में बहुत रोचक लग रहा है सुनना। जरा इसके बारे में कुछ बताइए। वो पहली बार मेरी मुलाकात उनसे है जबकि वो राष्ट्रपति थे। जी। तो जब मेरा परिचय हुआ तो मेरे ग्रैंड बाबा जी को जानते थे वो, तो उन्होंने वहीं से शुरू किया। तो उनके सवाल पूछने का ढंग था जैसे कि तुम क्या पढ़ रहे हो। नहीं, उन्होंने खड़ी बोली में तो नहीं पूछा होगा? नहीं, भोजपुरी। तो वही बताइए ना। और जब भी मिलते थे वो भोजपुरी में ही बात करते थे। हाँ, वही बताइए। वो किसी से भी, जो आदमी भोजपुरी जानता था उससे भोजपुरी में ही बात करते थे। तो आपसे क्या पूछा उन्होंने? तो उन्होंने पूछा कि कहा तो सुकुमार भाई के पोता हुआ। हमारे दादाजी को जानते थे। तो हम सुकुमार जी के पोते हो? तो जी जी हाँ। जी। उसके बाद तो क्या पढ़ता रहा, बताए हम, खूब पढ़ा, ये सब सवाल था। दूसरा, किसी मकान के बारे में, मेरा छोटा शहर सिवान जो हम लोग का जिला है जी, तो मकान में के रहता, उनका के यहाँ के बड़न, वकील लोगों को बहुत जानते थे। तो इसी तरह के उनके सवाल थे पहली मीटिंग मेरी। और दूसरी मीटिंग जो राष्ट्रपति से रिटायर करके वो आए थे, उनके मरने के कुछ दिन पहले जी, वो बिहार विद्यापीठ में रह रहे थे जी। तो हमें गया था किसी आदमी के काम से कुछ, तो कहा का बात बा, हम चुप थे, हमको हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। कहा का बात, हम बताए कि ऐसे ऐसे। तो फिर उनका ठीक है। तो उन्होंने एक चिट्ठी पत्र लिख दिया उस आदमी के बारे में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ। हम जानते थे कि दूसरों को खत नहीं लिखेंगे वे, रिश्तेदार उनके थे, इसलिए उन्होंने लिखा कि इस पर विचार करना, और उसका काम भी हो गया। इस तरह से अपने को बहुत नज़दीक पाते थे उनसे। उनकी सबसे बड़ी जो खूबी थी, सादगी, वो खड़ाऊ एक होता है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, लकड़ी का। तो वो समझिए कि लकड़ी का खड़ाऊ ही पहनते थे, कभी हवाई चप्पल या और कोई चीज़ उन्होंने नहीं पहना। और थोड़ा सा कंजर्वेटिव थे वो इस किताब के पहले कुछ और जगह भी जिक्र आया है कि जब गांधी जी आए कलकत्ता से राजकुमार शुक्ल के साथ पटना में उनके घर पर जी, तो उनके नौकरों ने उनको बाहर बैठाया था, बाहर बैठाया और पता नहीं कौन जाते हैं जी, कौन जाता है, मौकिल समझ करके। चूँकि छुआछूत भी था उनके यहाँ पहले, यह स्पष्टतः जब वो चंपारण गए हैं जी, और गांधी जी के साथ रहने का मौका मिला, वहाँ जब कॉमन किचन वगैरह मिला उनको, जहाँ सबको बनाना है, सबको खाना है, तब उनको वो उनकी दूरी समाप्त हुई। पहले वो सब उसे परिवार से भी जाते थे और थोड़ा सा था, उनको नौकर वगैरह लेकर गए थे चंपारण में वो। तो गांधी जी जब वहाँ पहुँचे थे पटना, और इस पुस्तक में राजेंद्र बाबू ने बड़े सुंदर ढंग से उसका जिक्र किया है कि राजकुमार जी उन्हें लेकर लेखक के डेरे पर चले आए, और लेखक यानी वो खुद तो थे ही नहीं, पुरी गए हुए थे, और महात्मा जी को थोड़ी असुविधा हुई। तो जाहिर है कि उस समय राजेंद्र बाबू काफ़ी संपन्न वकील थे, काफ़ी प्रतिष्ठित वकील थे। जी हाँ, वो कलकत्ता में वकालत कर चुके थे। पटना हाई कोर्ट 1916 में बना था जी, उस वहाँ 17 में वो आए थे जी, गांधी जी गए थे। 15 में शिफ्ट कर गए थे यहाँ 16 में राजेंद्र बाबू। उसके पहले वो कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करते थे और बहुत अच्छे वकील थे। उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो अधिक नहीं लिखते थे, किसी मुकदमे में मैं भी वकील हूँ
मैंने काफ़ी पढ़ा है। एक मुकदमे में उन्होंने लिखा द केस इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन ओनली वन पॉइंट, जबकि आजकल के वकील लोग या हमारे लोगों के टाइम के भी वकील लोग 20-20 पॉइंट लिखते हैं कि फॉर दैट यह मुकदमा नहीं चलने लायक है, इसमें ये खराबी है वो खराबी है। लेकिन उन्होंने एक ही पॉइंट लिखा था दैट द केस इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। तब सब इतने कॉन्फिडेंट थे अपने पॉइंट पर। राजेंद्र बाबू बहुत बड़े वक्ता नहीं थे, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट वकील थे और काफ़ी हैसियत उनकी हो गई थी। तो पटना में मकान बना लिए थे, पटना में रह रहे थे और परिवार भी उनका एक जमींदार परिवार था, कोई गरीब परिवार से नहीं थे। हाँ, महात्मा गांधी के आंदोलन की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी फणीस बाबू, और आप तो एक तरह से उस पीढ़ी के हैं या उस पीढ़ी से तुरंत बाद के, कि इसने केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं किया, इसने लोगों के व्यक्तित्व को बहुत गहरे में बदला। जैसे इस पुस्तक में ही संकेत है कि राजेंद्र बाबू और दूसरे वकील जब गए थे तो सबके अपने सेवक नौकर थे, सबकी फौज थी नौकरों की असल में। खाना बनाने के लिए अलग और रात को हाथ गोड़ दबाने के लिए अलग। और गांधी जी के प्रभाव में और उनकी सादगी देखते हुए धीरे धीरे कम्युनिटी किचन हो गया और सब बनाने लगे और सब साथ में खाने लगे। इस तरह का परिवर्तन गांधी जी इन लोगों के जीवन में लाए। लेकिन जो पुस्तक के बारे में अब मैं बात करना चाहता हूँ, इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी विशेषता मुझे ये लगती है कि अपने बारे में, यानी लेखक के बारे में ये पुस्तक कुछ नहीं कहती। उन्होंने अपने को अलग रखा है और पूरी बातें, पूरे व्याख्यान लिखते हुए भी अपने को उतना प्रोजेक्ट नहीं होने दिया है उस तरह से राजेंद्र बिल्कुल नहीं होने दिया है। बिल्कुल नहीं होने दिया है। और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये किताब जो है, आपको पता ही है, आप तो इन चीज़ों को जानते हैं कि ये शब्द के साधारण अर्थों में इतिहास भी नहीं है। ये असल में जो बयान लेने ये लोग गए थे, गांधी जी ने जब खोज के घूम के बयान लेने शुरू किए, अंग्रेज अफसरों को ऐतराज़ हुआ तो फिर उनके साथ जो कानूनी चिट्ठी पत्री हुई और जो उस समय अखबारों में लिखा गया, अंग्रेज अफसरों ने जो रिपोर्ट्स महात्मा जी के बारे में, वहाँ रहने के बारे में लिखी, उन सब का एक संकलन राजेंद्र बाबू ने कर दिया है इसमें। और बीच बीच में उन्होंने घटनाक्रम बताया है और चीज़ें बताई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ फणीस बाबू कि इस तरह की एक तरह का ये आर्काइवल कलेक्शन है, क्या राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में किसी और बड़े नेता ने इस तरह की कोई पुस्तक लिखी है आपकी जानकारी में? नहीं, इसमें तो बहुत खूबियाँ हैं। जैसे कि बयान लिखना ही एक कोई मामूली बात नहीं है जी। एक आदमी, दो आदमी के बयान लिखने में कोई वकील या कोई व्यक्ति थक जाता है। मेरा अंदाज है कि 5,000 लोगों से किसानों के बयान लिखे गए, जिनमें से 600-700 के नाम दिए गए, नाम दिया हुआ है, नाम पता सब दिया हुआ है। तो इतना स्पष्टता, इतने डिटेल में लिखना, यह सब बहुत दिक्कत की बात थी। राजेंद्र बाबू ही कर सकते थे। उनको धैर्य भी था, लिखनी भी उनकी थी और वकालत पेशे का अनुभव भी था। इसमें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से नील के साहब लोगों का शोषण था और किस तरह के टैक्स थे। जो तिनकठिया खेती थी, यानी अपने खेत का, अपनी ज़मीन का एक निश्चित हिस्सा आपको नील की खेती के लिए लगाना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जिस तरह के टैक्स वो लोग वसूलते थे, उसमें से कुछ तो सचमुच एक अजीब तरह की हंसी पैदा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर साहब के घर में कोई ब्याह है तो टैक्स रैयत देगी, साहब को अगर गाड़ी खरीदनी है तो मोटराही टैक्स, हथुआही टैक्स, हाथी खरीदना है तो उसके लिए, और सबसे अद्भुत था गवई टैक्स। इसमें राजेंद्र बाबू ने लिखा है कि अगर साहब को चोट लग गई, कोई घाव हो गया, तो उसके इलाज का खर्चा भी रैयत देगी। इन सबों के अलावा अगर उन लोगों को खेत अपना बोना है जी, तो किसान को बेटी का ब्याह करना है तो भी हल बैल देना है। हर बैल एक दिन में लौटता भी नहीं था, एक दिन आया तो 2-4 दिन रह करके उनकी खेती करता था। इस तरह के बहुत से जुल्म इन लोगों का था, जैसे जनता त्रस्त थी। लेकिन जनता काफ़ी दिनों तक यह सोच रही थी कि इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है, निराश थी। और उस निराशा के क्रम में ही मतलब गांधी जी का आगमन वहाँ हुआ, राजकुमार शुक्ल के द्वारा कराया गया। इस पुस्तक से भी जाहिर है और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि गांधी जी आसानी से चंपारण नहीं पहुँचे थे।
राजकुमार शुक्ल पीर मोहम्मद मोनिस के कहने पर और उनका लिखा हुआ ये काली किंकर दत्त के हवाले से अरविंद मोहन ने अपनी किताब में लिखा है कि जो चिट्ठी है जिसका एक शुरुआती हिस्सा मैंने आपको पढ़ के सुनाया या बोला मैंने, वो ड्राफ्ट पीर मोहम्मद मोनिस का तैयार किया हुआ था। तो वो चिट्ठी लेकर राजकुमार शुक्ल शब्द से गांधी जी के पीछे मारे मारे फिरे, लखनऊ से लेकर कलकत्ते तक। आपको क्या लगता है गांधी जी इतना संकोच क्यों कर रहे थे चंपारण आने? वो बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहते थे कि पहले सच्चाई क्या है, बिना सच्चाई समझे वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते थे। राजकुमार शुक्ल जी सबसे पहले गए लखनऊ कांग्रेस में जी, जहाँ उनकी मुलाकात हुई तो गांधी जी ने कहा कि कानपुर फलाना तारीख को आओ। तो इनको गांधी जी को पहुँचना था गणेश शंकर विद्यार्थी के यहाँ, प्रताप अखबार जहाँ छपता था। तो गांधी जी पहुँचे वहाँ तो शुक्ल जी पहले ही से मौजूद थे वहाँ। फिर आगे बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि अभी छोड़ दो जी, अभी जैसा कुछ और काम है, कलकत्ता में आओ फला तारीख को। एक किसी वकील का नाम लिया उन्होंने कि वहाँ पर हम बात करेंगे। फिर वहाँ जब गए राजेंद्र गांधी तो फिर वहाँ भी पहुँचे वो। तो उन्होंने यह अंदाज़ लगा लिया कि ये आदमी बहुत ही सीरियस है, अब मामला सीरियस है, इसको देखा जाए। इसलिए गांधी जी से संकोच यह था उनको कि हल्के फुल्के वो नहीं पढ़ना चाहते थे, बहुत सोच समझ कर के बात की गंभीरता को लेते हुए और आश्वस्त होकर कि सचमुच इनके प्रॉब्लम हैं, इसमें पढ़ा जा सकता है। जब पूरा आश्वस्त हो गए तब वो कलकत्ता से चले पटना के लिए, पटना से मुजफ्फरपुर गए, फिर वहाँ से मोतिहारी बेतिया गए। ये चंपारण आंदोलन का इतिहास पढ़ते हुए और ये किताब पढ़ते हुए फणीस बाबू को एक बहुत रोचक बात की ओर ध्यान जाता है कि इसमें राजकुमार शुक्ल उन्हें महात्मा कह के संबोधित कर रहे हैं। किस्सा सुनते हो औरों का मान्यवर महात्मा, कभी मेरी भी दास्तान सुनो। यानी 1917 में गांधी जी को लोग महात्मा कहने लगे थे, जबकि गांधी जी की उस समय कम से कम देश के सार्वजनिक जीवन में वो स्थिति नहीं थी। 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत आ गए थे। साबरमती में उन्होंने साबरमती के किनारे कोचरब में आश्रम बना लिया था और फिर गोखले के आदेश पर वो एक तरह से देश घूम रहे थे, हिंदुस्तान को देख समझ रहे थे। ऐसा क्या था कि राजकुमार शुक्ल जैसे लोगों को लगता था कि गांधी जी चंपारण आ भर जाएं तो हमारी समस्या सुलझ जाएगी? ऐसी क्या कमाल की बात थी गांधी जी में 1917 में? राजकुमार शुक्ल जी को और लोगों ने कहा, वो गए थे जो लखनऊ कांग्रेस में जी, तो वहाँ वो मिले थे कई आदमी से, कई नेताओं से अनुरोध किया उन्होंने, लेकिन और नेताओं ने बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया। अंत में मदन मोहन मालवीय के पास गए जी। मालवीय जी ने भी वो अपने को तो बचाए, हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि गांधी अगर जाएगा तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। वही कह रहा हूँ, गांधी जी से ऐसी क्या उम्मीद थी और क्यों थी? इसलिए इसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि गांधी जी जो यहाँ आए, मैं गया था अफ्रीका भी हाल ही में 15-20 एक महीना पहले जी, तो वहाँ मैं देख कर यह कि गांधी जी का जो सम्मान है अफ्रीकी लोगों में और अफ्रीकी देशों में और उनके बहुत से शहरों में। अब देखिए उनका जो कैपिटल टाउन है उसमें गांधी स्क्वायर है, कहीं भी बस 50 किलोमीटर से बस आती है तो कहाँ जाएगी भाई? तो गांधी स्क्वायर। गांधी जी को वहाँ स्टैचू है, जिस तरह कनॉट प्लेस हम लोग के यहाँ है उस तरह से गांधी स्क्वायर है। तो ये मामूली बात नहीं है। वहाँ पर जहाँ गांधी जी ठहरे थे उसका नाम है सत्याग्रह हाउस, उसमें सारा सामान उनका रखा हुआ है, बल्कि चरखा के बगल में बैठकर हमने भी अपना फोटो खिंचवाया। उसके बाद डरबन में तो वही है उनका डरबन में भी उनकी मूर्ति है, लेकिन डरबन से 80 किलोमीटर दूर जी जो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर कि उनको रात में उतारा गया था, उनका दोष इतना ही था कि वो एक काले थे, उनके पास टिकट भी था, टाई भी बने हुए थे गांधी जी, सब कुछ था, बैरिस्टर थे ही, लंदन के बैरिस्टर होकर आए थे, लेकिन उनको उतारा गया चूँकि वो काले थे, धक्का देकर उतारा गया। तो वो वेटिंग रूम, उस वेटिंग रूम में बताया गया मुझे कि 7 जून 1993 की रात थी वो, 1893 हाँ 1893। और उनका कहना था कि जून ही सबसे ठंडा होता है वहाँ, जैसे हम लोग के यहाँ दिसंबर होता है वैसे उनके यहाँ जून होता है। तो उस ठंडी रात में उन्होंने वो जो पैर उठा करके और कंबल ओढ़कर या नहीं ओढ़कर बैठ गए जो बेंच पर, वो
तो सत्याग्रह की शुरुआत तो मेरे समझ में वहीं से हो गई थी, माने वो घोषित नहीं अघोषित सत्याग्रह। फिर जो उन्होंने सफलताएं प्राप्त की दक्षिण अफ्रीका में करते गए उसके, हाँ, गिरमिटियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। हाँ, तो 1906 में भी उन्होंने एक बड़ा सत्याग्रह किया था वहाँ, तभी तो उनके रहने के घर का नाम सत्याग्रह हाउस है जी। तो यह इन सब बातों से विश्वास था इनको, राजकुमार शुक्ल को, कि यह आदमी जो अफ्रीका दूसरे देश में जाकर भारतीयों के लिए इतनी लड़ाई लड़ चुका है, वो जरूरी अगर यहाँ झंडा उठाएगा पड़ेगा इस लड़ाई में तो वो सफलता प्राप्त होगी, यही कारण था। इसमें एक जगह राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बहुत मार्के की बात लिखी है। असल में शुरू में ही उन्होंने लिखा है कि गांधी जी की इच्छा इस आंदोलन में ये थी, या हर आंदोलन में उनकी इच्छा ये रहती थी कि दोनों अपने अपने स्वत्व पर रहें। यानी, और एक बात मुझे बहुत रोचक लगी फणीस बाबू, कि राजेंद्र बाबू इसमें इंडिगो प्लांटर्स को निलहे नहीं कहते हैं, नीलवर, बड़ा सुंदर शब्द मुझे लगा ये, नीलवर। खैर, तो दोनों अपने अपने स्वत्व पर रहें और दोनों के एक दूसरे के प्रति हिंसा भाव नष्ट हो जाए। आपको लगता है कि नील सत्याग्रह में या समूचे भारतीय आंदोलन में ये इच्छा गांधी जी की या राजेंद्र प्रसाद जी की क्या सचमुच पूरी हो पाई कि लोग अपने अपने स्वत्व पर रहें और एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव न रखें? सत्याग्रह और खासकर चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव तो सारे भारत के स्वाधीनता आंदोलन पर पड़ा, लक्षित है, स्पष्ट था। चाहे वो 1921 का असहयोग आंदोलन हो, चाहे उसके बाद के जितने सत्याग्रह और अनशन भूख हड़ताल हुए सब में। लेकिन मेरे समझ से 1942 में मैं तो कहूँगा गांधी थोड़ा बहक गए, मेरी समझ में। इसमें एक तरफ कहते हैं कि अहिंसात्मक हो, ठीक बात, अच्छी बात है, हुआ, काफ़ी कोशिश किया उन्होंने, लेकिन 1942 के 9 अगस्त को जो उन्होंने बम्बई में कॉल दिया, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और जनता को कहा कि करो या मरो, तो करो या मरो में तो हिंसा निहित है और हिंसा हुआ ही। बाद में उनके व्याख्याएं आई कि जनता ने जो हिंसा किया, ऐसे तो पूरे देश में 42 का आंदोलन, जो अगस्त आंदोलन जिसको कहते हैं, हुआ, लेकिन बिहार के कुछ ज़िलों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में बहुत घनघोर इसका था असर। बलिया छपरा हम लोग का जो है, छपरा बलिया इस सब इलाके में लाइन उखाड़ दिया गया, पोस्ट ऑफिस जला दिया गया, बहुत ज़बरदस्त हिंसा हुआ। उसके पहले 1921 में चौरी चौरा भी हुआ था, जिसमें कि वो लोग मारे गए थे अंग्रेज लोग। तो टाइम टू टाइम होता था, लेकिन उन्होंने जो यह कॉल दिया कि करो या मरो, तो इसमें तो कहीं ना कहीं हिंसा। इस पर डॉक्टर फणीस बाबू हम लोग अगले सेगमेंट में चर्चा करेंगे, जैसा मैंने संकेत किया। लेकिन मैं एक सवाल और आपसे इस सिलसिले में पूछना चाहता हूँ। चंपारण सत्याग्रह पर ये पुस्तक जो राजेंद्र बाबू ने लिखी और जिसका प्रकाशन, जैसा आपने कहा, 30-35 साल पहले बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने किया था, और पहले ही हुआ था, उसके पहले हुआ नहीं, पहले तो 1922 में छप गई थी, लेकिन अभी 1922 में, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन आप बिहार के बौद्धिक जीवन से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच आपका संपर्क है। क्या ये पुस्तक हिंदी समाज को, खास करके बिहार के हिंदी समाज को, आज तक याद है? बिल्कुल, इसको या तो पुस्तक के द्वारा याद है या काफ़ी लोगों को सुनने से याद है। जिन्होंने पुस्तक पढ़ा है वो लोग चर्चा करते हैं जो चंपारण सत्याग्रह की, यहाँ तक कि जो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं या कुछ नहीं जानते हैं, वो एक पहेली जैसा चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी ने किया था, उसमें ऐसे हुआ और उसका देश पर प्रभाव पड़ा। नहीं, मैं सत्याग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुस्तक की बात कर रहा हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी की ये पुस्तक, हाँ, चंपारण में महात्मा गांधी। अच्छा, तो हाँ, चंपारण सत्याग्रह की बात नहीं कर रहा। तो इस पुस्तक से, चूँकि उसको एक पंक्तिबद्ध ढंग से लिखा उन्होंने, और सारी इतना डिटेल तो हम किसी लेखक को जाते हुए देखते नहीं हैं, कमाल की जितना राजेंद्र बाबू ने जितना डिटेल लिखा इसमें है। एक एक आदमी के बयान, एक एक वाक्य, कब सुबह में कहाँ गए, शाम में क्या होने वाला है, मैंने कितना डिस्क्रिप्टिव, हाँ, और क्या प्रतिक्रिया की, जी, इतना डिस्क्रिप्टिव हमने कोई पुस्तक अभी तक नहीं देखी। काफ़ी गहराई में यह पुस्तक गई है। लेकिन फणीस बाबू, मेरा सवाल फिर भी अधूरा रह गया।
क्या आज के बिहारी लेखक या बिहारी बुद्धिजीवी को या भारतीय बुद्धिजीवी को ये पुस्तक याद है? मैं चंपारण सत्याग्रह की बात नहीं कर रहा, चंपारण में महात्मा गांधी नामक पुस्तक की बात कर रहा हूं। हाँ, पुस्तक का भी है, काफ़ी इम्पैक्ट है, काफी लोग इसकी चर्चा करते हैं। जी जी ये इसको जी इसको अनेकों प्रकाशकों ने छापा है। बिहार के प्रसंग में मैं ऐसी जवाब की आपसे उम्मीद कर रहा था, क्योंकि सौभाग्य से बिहार उन प्रदेशों में से है जहाँ पढ़ने लिखने की संस्कृति और किताब के प्रति लगाव और इज्जत आज तक है। बहुत धन्यवाद फडणवीस बाबू आपका। अब हम लेंगे एक ब्रेक, और जैसा कि आप जानते हैं ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, छुआछूत के क्षेत्र में गांधी ने सचमुच एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जो हर सब तरह से वो देश के हित में था। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस हिस्से में हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ मौजूद श्रोता समुदाय के साथ। सबसे पहले डॉक्टर सौरभ वाजपेयी। डॉक्टर साहब, ये चंपारण में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस किताब के बहाने हम लोग चंपारण सत्याग्रह और महात्मा गांधी दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बाबत में दो छोटी टिप्पणियां करके एक सवाल आपके लिए पूछना चाहूँगा आपसे। पहली चीज़ तो ये है कि गांधी का जो चंपारण जाना है, जिस प्रक्रिया की हम लोगों ने बात की कि गांधी बहुत रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। गांधी उस समय जाना नहीं चाहते, अनिच्छुक राजनीतिज्ञ की तरह उस मुद्दे को वापस राजकुमार शुक्ल की ओर वापस ठेल रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है कि उनका रिलक्टेंट पॉलिटिशियन जो बाद में एक एक्टिव पॉलिटिशियन बन जाता है, जिसको पैसिव रेजिस्टेंस शब्द से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो पैसिव नहीं रहना चाहता किसी भी सोसाइटल कंडीशन के अंदर। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ये है कि आजकल के सिनेरियो में जब हम देखते हैं कि गांधी को समझने के लिए एक बड़ा मेंटल बैरियर खड़ा कर दिया गया है और लोगों को लगता है कि गांधी तो हिंदुस्तान पिकनिक मनाने आए थे और सारा यश तो उन्होंने ले लिया और मज़ा लेकर के चले गए। उस ज़माने में चंपारण को जाकर के जो गांधी का स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल पर अगर हम कुछ बात कर सकें। और दूसरा, गांधी जब चंपारण आए हैं तो उसके पहले भी 60 बरस का करीब एक इतिहास है राष्ट्रीय आंदोलन का। उसमें कौन सा एक ब्रेक थ्रू है, कौन सा एक पैराडाइम शिफ्ट है? अगर दो इन सवालों पर कुछ बात हो सके। वो आपने जो यह अंतिम में कहा कि उसके पहले क्या 1917 के पहले 60 वर्ष का इतिहास है, ये आपने कहा। तो वो इतिहास जो पहले उसी पर मैं बताऊं, वो इतिहास सिर्फ 1857 ही है। उसके बाद 1857 के बाद जिसमें रानी झांसी, तात्या टोपे और कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर आदि इन लोगों ने भाग लिया, जनता ने भी भाग लिया, वही एक है। उसके बाद तो मामला ठंडा हो गया है। 1885 में भी जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस वक्त भी कांग्रेस एक सर्विस सोसाइटी कह सकते हैं, या वेलफेयर सोसाइटी के रूप में ही काम करती थी। और जो उनके मांग हुए हैं गांधी के पहले तक, वो सारे उसी तरह के थे। स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता लेने की मांग तो कभी नहीं उठाया उन्होंने। ये तो 1915 में जब गांधी जी आए तो उन्होंने ही कांग्रेस की दिशा बदली मेरी समझ में, और उसके बाद ही आंदोलन या जो भी हुआ शुरू हुआ। जहाँ तक रिलक्टेंट की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि वो किसी बात को भी समझना चाहते थे, ये उनकी आदत थी कि जब तक वो बिल्कुल हम पक्का नहीं हो जाएं। जब चंपारण के लिए जब पक्का हो गए तो उन्होंने उपवाल पर भी सोए हैं गांधी जी खुद, और लोग तो खैर तो तकलीफ उठाए ही हैं। अपने बेटा को पढ़ने में लगाए, रचनात्मक मकाम में, बा को सफाई में लगाए। तो यह सब जो किया उन्होंने, रिलक्टेंट नहीं थे, वो बहुत ठोस माने आगे बढ़ना चाहते थे, अपने को मजबूत करके, पूरी बात समझ करके, मेरी समझ में। नहीं, असल में जो बात आप कह रहे हैं, जो सौरभ के सवाल में अंतर्निहित थी, गांधी के व्यक्तित्व की विशेषता ये थी कि वो अपने ढंग के परफेक्शनिस्ट थे। वो कोई भी काम करना है तो पूरी तैयारी के साथ, और जब उन्होंने अपना चित्त दृढ़ कर लिया तो उसके बाद जब उनसे कहा गया कि आप चले जाइए, तो उन्होंने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी कि मैं नहीं जाऊंगा, आप चाहें तो मुझे दफ़ा 44 तोड़ने के इल्ज़ाम में बंद कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। और जो हिंसा की बात चल रही थी वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन हम लोग गांधी जी के व्यक्तित्व की इस विशेषता को ध्यान रखें कि मिसाल के तौर पे आचार्य कृपलानी,
जो इस आंदोलन के दौरान ही उनके संपर्क में आए। कई चीज़ों पर उनके मतभेद गांधी जी से बने रहे जीवन के अंत तक, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी के नेतृत्व को उन्होंने बहुत गहरे में स्वीकार किया। तो एक कुछ था गांधी जी के व्यक्तित्व में। इलियास साहब। मेरा नाम इलियास हुसैन है, मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में इतिहास पढ़ाता हूँ। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि गांधी जी चंपारण में केवल राजनीतिक आंदोलन चलाने के लिए नहीं गए थे, उससे कहीं ज़्यादा, जैसे आप लोगों ने अपना जब शुरुआत की थी तो उसकी बात की थी, कहीं सामाजिक परिवर्तन का पूरा आंदोलन गांधी इसके माध्यम से खड़ा कर रहे थे। दो सवाल छोटे से मैं आप दोनों से ही उसका उत्तर चाहूँगा। पहला सवाल ये कि गांधी जो सामाजिक परिवर्तन करना चाहते थे, ख़ास तौर से जाति की जकड़न को दूर करने के लिए, शायद उन्होंने उच्च वर्ण के लोगों को ये सिखाना शुरू किया था कि आपको छुआछूत छोड़ देनी चाहिए। गांधी जी इसमें कहाँ तक सफल हुए, उनके अनुयायी उसको कहाँ तक आगे ले जा पाए, यह समाज, क्या उस समय का समाज उसका साथ दे पाया या नहीं दे पाया? अगर नहीं दे पाया तो क्या वहाँ पर जो विफलताएं राष्ट्रीय आंदोलन को मिली या गांधी के इस आंदोलन को मिली, वो बाद में हमारे लिए स्वतंत्रता के बाद बड़ी समस्याएं बन के उभरी हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि गांधी के आंदोलन में शुरुआत से ही, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में थे, चाहे वो चंपारण में थे या दूसरी जगह थे, जब असहयोग चला रहे थे तो उसके साथ खिलाफत आंदोलन साथ साथ चल रहा था। विभिन्न जातियों की, ज़मींदारों की, किसानों की, उसमें पूंजीपतियों की भागीदारी थी, उसमें मजदूरों की भागीदारी थी। तो गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि उसमें सब लोगों के लिए स्थान था। ये इस बात का प्रतीक भी था कि जो राष्ट्र निर्मित होगा उसमें इन सब लोगों के लिए स्थान होगा। गांधी उस आंदोलन में कहाँ तक सफल हुए या भारतीय समाज क्या उसको सफलता से कामयाब हुआ या नहीं? गांधी ने जिस समाज को बदलना चाहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे इस देश में सबसे पहले उन्होंने यह सवाल उठाया छुआछूत वाला। ये बात सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर सफाई को, शिक्षा को, वहाँ स्कूल खोले गए, बुनियादी स्कूल बहुत से खोले गए जो आज नष्ट हो रहे हैं। शिक्षा को, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने परिवार को भी लगा, देवदास गांधी भी पढ़ाते थे। तो यह सब शिक्षा के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, छुआछूत के क्षेत्र में गांधी ने सचमुच एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जो हर सब तरह से वो देश के हित में था। और हमारा अंतिम में स्वाधीनता आंदोलन के बाद आखिर संविधान बना, तो संविधान में तो इन सभी बातों का समावेश हुआ। आज संविधान, धर्मनिरपेक्ष संविधान हमारे पास है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसमें बहुत सी बातें स्पष्ट हैं जो गांधी जी के देखे हुए सपने को साकार करती हैं। आपने जो बात कही है, चूंकि मुझसे भी आपने सवाल पूछा है, मैं बहुत संक्षेप में दो बातें कहूँगा कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गांधी के लिए राजनीतिक और सामाजिक गहरे में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो पॉलिटिकल और सोशल स्फीयर को अलग नहीं करते थे, और ये बिल्कुल सही बात थी क्योंकि सोसाइटी आखिरकार एक पावर डिस्कोर्स पर आधारित होती है। खिलाफत के बारे में मैं आपसे असहमत हूँ और गांधी जी से भी असहमत हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन को खिलाफत के साथ जोड़ना मेरी समझ से उचित नहीं था। हाँ, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम सोनम है, मैं इसी इंद्रप्रस्थ कॉलेज की छात्रा हूँ। जैसे चंपारण जाकर गांधी जी ने किसानों की समस्या का अवलोकन किया, लेकिन जब हम आज के समय में देखते हैं वो तो एक बाहरी आडंबर की तरह वो उससे मापा जाता है उनकी समस्या को। कहाँ तक उचित है? किसान आंदोलन जो है या वो कुचला जा रहा है, मान लीजिए कि किसान मारे जा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसका कारण ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन के युग में कंपनियां आती हैं और कहते हैं कि ये करो वो करो, अपना कुछ बोल जाती हैं, कुछ मदद कर जाती हैं। और जब किसानों के फसल तैयार होते हैं, मैंने आँख से देखा है कि लाखों लाखों टन टमाटर सड़क के किनारे फेंके जा रहे हैं। आलू सड़ रहा है, आलू का कोई भाव ही नहीं है। तो यह सब कंपनियां फिर मान लीजिए कि कुछ बोल लगाने के लिए किसानों ने लगाया और दूसरे तरफ उनको दूसरा फसल मिल गया, कोई ज़्यादा फायदा वाला, तो उधर कर गई। तो इनका माल खरीदने वाला कोई आदमी नहीं है। तो मेरे समझ से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन ही मुख्य कारण है किसानों के। सर, मेरा नाम अवधेश है, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी में PhD कर रहा हूँ। गांधी जी के बारे में पढ़ते हुए मुझे पता चला कि
गांधी जी ने जो आज उनकी पहचान है वह प्रसिद्ध धोती, इसके पहले वह गुजराती वेशभूषा धारण करते थे जो कि उनकी परंपरागत वेशभूषा थी। यह धोती उन्होंने चंपारण में ही धारण की और धारण करने के पहले उन्होंने पायनियर को एक पत्र लिखा और बाकायदा बताया कि यह वस्त्र परिवर्तन वह विचारों में परिवर्तन करने की वजह से कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे ये सवाल है कि क्या गांधी जी जो बात करना चाहते थे या जो सुधार करना चाहते थे वह गुजराती वेशभूषा में नहीं कर सकते थे क्या? और इस वस्त्र परिवर्तन का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? फणीस बाबू, आप कुछ कहें इसके पहले मैं एक घटना याद करना चाहता हूँ। आपने कहा आप हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं। हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक थे हरिशंकर परसाई। कौन? हरिशंकर परसाई। और वो वामपंथी लेखक थे। उन्होंने एक लेख लिखा है और वो लेख में वो याद करते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तो एकाएक हमने देखा कि मेरी माँ और बुआ दोनों जो अच्छी खासी साड़ियाँ पहनती थीं, बढ़िया महीन साड़ियाँ, एकाएक उन्होंने गाढ़े सूत की खादी की साड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया। तो हम बच्चों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने सुना है कि खादी पहनो तो गांधी जी को अच्छा लगता है। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि गांधी जी के इस वस्त्र परिवर्तन का क्या नतीजा निकला, एक प्रमाण तो ये मिल गया कि क्या नतीजा निकला कि दूर देहात में मध्य प्रदेश के किसी गांव में दो महिलाएं ये सोच करके कि गांधी जी को अच्छा लगेगा अपनी अच्छी भली रंग बिरंगी महीन साड़ियाँ छोड़ के खादी की साड़ियाँ, और वो खादी वैसी खादी नहीं होती थी जैसी आजकल हम लोग पहनते हैं। कई बार लोगों का सचमुच बदन छिल जाता था उस खादी से। इसमें गांधी जी चंपारण में जाने के बाद, रहने के बाद वहाँ की जनता को समझ चुके थे, बिहार की जनता को भी समझ रहे थे और उत्तर भारत की जनता को भी काफ़ी समझ चुके थे। और जनता को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने समझा कि मुझे भी वही वस्त्र पहनना चाहिए जो कि हम आम लोग पहन रहे हैं। तो आज ना हम लोग पैंट बैठे हुए हैं। मैं भी 10th क्लास में पढ़ता था तो मैं धोती पहनता था। आज हम लोग सब लोग बने, जितने आप लोग बैठे हुए छात्र लोग, क्योंकि आज आम लोग भी धोती आम लोग हाँ। तो यह परिवर्तन वक्त का परिवर्तन है। गांधी जी इसीलिए अपने को उसी ढंग से रखना चाहते थे जिसमें कि बकरी का दूध पीते थे। माने यह सब जब था सादगी उनकी, उस सादगी, अपनी सादगी को परिलक्षित कराना चाहते थे जी लोगों के बीच में। हाँ, आप पूछिए। मेरा नाम सपना यादव है, मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह महिलाओं के विकास के लिए कैसे रेलेवेंस रहा? जो खादी का विकास हुआ वो तो महिलाओं से ही ज़्यादा रिलेटेड था और आज भी है। आज भी जहाँ जहाँ खादी का काम हो रहा है, मेरे गांव में 120 महिलाएं इन्वॉल्व हैं। तो सत्यम जी देख कर आए हैं, इन्वॉल्व हैं, जो वो बुनाई करती हैं और लूम पर, चरखे पर, ज़्यादा लूम पर ही करती हैं। भी चरखा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लूम में ज़्यादा उनको माने आसानी होता है। तो उनको तो महिलाओं का संबंध तो इसी से सबसे बड़ी माने ऐसे स्त्री अधिकारों के लिए तो लड़ते थे। आपके सवाल के प्रसंग में सपना में एक बात कहना चाहूँगा कि गांधी जी ने चंपारण से ही, बल्कि उसके पहले दक्षिण अफ्रीका से ये शुरुआत की कि उनका कोई भी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन स्त्रियों की सक्रिय हिस्सेदारी के बिना पूरा नहीं होता था। बाद में चल के उन्होंने कांग्रेस के लिए ये शर्त लगा दी थी कि हर जिला कांग्रेस कमेटी को इस बात का रिकॉर्ड रखना होगा, और वो रिकॉर्ड वो खुद चेक करते थे मंगवा कर कि कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों में स्त्रियों की भागीदारी कितनी है। वो जानते थे कि सशक्तिकरण दो ही तरह से होता है, एक आर्थिक आत्मनिर्भरता से जो फणीस बाबू ने संकेत किया खादी वाला, और दूसरे राजनीतिक हिस्सेदारी से। इन दोनों लिहाज से भारत में औरतों के सशक्तिकरण में गांधी जी की केंद्रीय भूमिका है। हाँ। Sir, I'm Nabanita. I'm pursuing my PhD from JNU in Sociology Department. I have an observation regarding Gandhi and his arrival to Champaran. My observation is that we all know that Gandhi was a strong supporter of Britishers in his initial phases. So in spite of that, why Rajkumar Shukla ji, he invited Gandhi ji for, all this movement, Satyagraha, especially Champaran movement, he could have thought that this man was a supporter of, Britishers. He could have, betrayed us also. What was the special qualities he saw in Gandhi because of which he invited Gandhi to look after this problem in Champaran? And secondly, we all know that Champaran Satyagraha, it gives a way to Indian national movement. So my question is how it gives a way in making it a holistic approach, and
what has been the role of different communities, as Sapna asked, gender we all know, sir has just answered, and also other caste. What has been the role of different communities, caste and all? आपने कहा गांधी was a strong supporter of Britishers before he came to सत्याग्रह, चंपारण, you are right. ये भी ध्यान रखिए कि he was a great headache to South African administration also. जब वहाँ से वो भारत के लिए रवाना हुए थे तो जनरल स्मट्स ने उनको धन्यवाद दिया था कि आप जा रहे हैं, और भारत के ब्रिटिश प्रशासकों के प्रति अपनी अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की थी कि अब गांधी जी हमें तो छोड़ गए, कृपा हुई उनकी, अब वो भारत आ रहे हैं, आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। एनीवे जी जी भणेश बाबू, असल में बहुत स्पष्ट नहीं हुआ प्रश्न इनका हमको। नहीं, चंपारण सत्याग्रह में विभिन्न समुदायों का क्या रोल था, क्या उनकी हिस्सेदारी थी? स्त्रियों के अलावा, स्त्रियों की बात हुई, लेकिन जैसे दलित, मुसलमान, आदि आदि सभी लोगों की भागीदारी थी। वो तो उनका भजन जो है वही दिखाता है कि अल्लाह ईश्वर, अल्लाह तेरो नाम, और सबको, सारे समुदाय को लेकर चलना चाहते थे, स्त्री पुरुष, मुस्लिम, हिंदू, अछूत लोगों के बारे में तो विशेष उनकी चिंता थी। और अछूत उस समय का शब्द है, फणीस बाबू अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, कृपया इस बात को ध्यान रखा, उसमें यही था, उस समय का शब्द है। उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, गांधी जी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल अछूतों के बदले में, और उनको और ऊपर उठाना चाहा। नमस्कार सर, मेरा नाम अपूर्वा है, मैं राजनीतिक विज्ञान विभाग से हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि चंपारण में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन का एक मिलन सा है, मगर आज जब हम अपने समाज में देखते हैं तो राजनीतिक और सामाजिक नेताओं में और समाज सेवियों में एक भिड़ंत सी लगी रहती है। समाज सेवी अपने हक उनसे मांगते रहते हैं और राजनेता सिर्फ अपने ही पावर के दौड़ में लगे रहते हैं। तो जब हम आज भी गांधी को एक प्रेरणा स्रोत मांगते हैं तो हमारा समाज यहाँ पर कैसे पहुँच गया? ये अभी जो हो रहा है उसको गांधीवाद से कैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी गांधीवादी लोग हैं और वो प्रयास कर रहे हैं, वैसी भूमिका बना रहे हैं। आज गांधी शताब्दी पर जो समारोह हो रहे हैं, जो सेमिनार हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं कि, लेकिन वो तो ये तो बहुत मुश्किल है कि राजनीतिक लोग। आपने जो कहा कि हम गांधी जी से प्रेरणा लेते हैं, सही वाक्य ये होगा कि हम गांधी जी से प्रेरणा लेने का दावा करते हैं। प्रेरणा कितनी लेते हैं वो एक अलग मसला है। लेते होते तो शायद ये सवाल ना होते, ये जवाब ना होते। अगर गांधी जी से हम प्रेरणा लेते होते तो आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी भारत के किसान आत्महत्याएं ना कर रहे हैं। आज भी तमिलनाडु के किसान इसी नगर में जंतर मंतर पर धरना देकर और तरह तरह के काम करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की लगभग विफल कोशिश ना कर रहे होते। अगर हम गांधी जी से प्रेरणा ले रहे होते तो किसानों की समस्या इस देश में मीडिया में टॉप प्रायोरिटी पर होती। मेरा नाम ज्योति है और मैं हिंदी विभाग की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आज चंपारण आंदोलन को 100 साल पूरे हो गए हैं इस वर्ष, लेकिन किसानों की स्थिति कहीं ना कहीं हमें वैसी ही जान पड़ती है जैसी चंपारण आंदोलन के टाइम थी। तो उस समय तो गांधी जी ने आंदोलन किया जिससे कि किसानों की स्थिति में बदलाव भी आए। तो क्या आज भी हमें किसी आंदोलन की ज़रूरत है कि किसानों की स्थिति में बदलाव लाया जा सके? नहीं, पहली बात है कि उस तरह की स्थिति नहीं है जैसे जो नीलहा लोगों के साथ हो रहा था। और उसके बाद भी मैं बताऊं आपको, चंपारण के बाद भी हम तो बिहार में देखे हैं कि जमींदार लोग, जमींदारी प्रथा थी जो 55-56 में समाप्त की गई। उस दिन तक भी बेगार प्रथा था, बिल्कुल ख़त्म था, सो बात नहीं था, बेगार प्रथा था। वो जो हल बैल की बात मैंने कहा कि लोग हल बैल मंगा लेंगे किसान का और अपना खेत जमींदार लोग जितवाते थे, क्योंकि जमींदारी सिस्टम थोड़ा सा हट करके था कि जमींदार जो कि ज़मीन का मालिक होता था। यह 56 में समाप्त हुआ है जमींदारी प्रथा, तो तब तक यह था, धीरे धीरे समाप्त हुआ है। और अब वैसी बात नहीं है, अब वैसा कोई नहीं है जमींदार जो किसी किसान को कहे कि हल बैल लेकर चलो या ट्रैक्टर लेकर तुम चलो, ये सब बातें नहीं हैं। किसानों की दशा अगर अच्छी नहीं तो उसके दूसरे कारण मैंने बताया, एक ग्लोबलाइजेशन है और भी बहुत से कारण हैं। वो हम खुद भी थोड़ा बहुत किसानी करते हैं, हमको तो लगता है कि रिम्यूनरेटिव प्राइसेज नहीं मिलते हैं किसान को। नमस्कार सर, मेरा नाम सृष्टि है और मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। सर, गांधी जी के आंदोलन के बारे में एक ड्रॉबैक मुझे
यही लगता है कि 1930s में वो डिक्लाइन इसीलिए हम देखते हैं कि हो गया क्योंकि वो अपर कास्ट और दलित को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, वर्कर्स मैन्युफैक्चरर्स को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, पेजेंट्स और ज़मींदार को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। तो एंड में पेजेंट्स जब अपना रिवोल्ट करने लग जाते तो वो विड्रॉ कर लेते थे मूवमेंट। तो आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? धन्यवाद। ये सही है, गांधी जी सबको लेकर चलना चाहते थे, लेकिन साथ साथ वो प्रैक्टिकल, जैसे आपने कहा कि विड्रॉ कर लेते थे, तो समझते थे कि गलतियां हो रही हैं या ऐसा कुछ हो रहा था तो उसको विड्रॉ भी करते थे। ये आपने जिसको ड्रॉबैक कहा, धीरे धीरे वो स्थिति हो गई है कि बहुत से इतिहासकार अपनी राय बदल रहे हैं और जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि आपकी भी राय बदलेगी, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना एक भारत जैसे बहुलता परक देश में ड्रॉबैक नहीं बल्कि ताकत थी। क्योंकि जिन बाइनरीज की आपने बात की, दलित और सवर्ण, पेजेंट और लैंडलॉर्ड, एक बाइनरी हिंदू और मुसलमान की भी हो सकती है, एक बाइनरी हिंदी स्पीकिंग नॉन हिंदी स्पीकिंग की भी हो सकती है, एक बाइनरी ट्राइबल गैर ट्राइबल की भी हो सकती है। और अगर एक ही बाइनरी के एक ही पहलू को लेकर आप चलेंगे तो कैसा देश बनेगा, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। समझदार लोग हैं, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। तो गांधी के आंदोलन का जैसे आप ड्रॉबैक कह रही हैं, वो मेरी राय में उनकी ताकत थी, सबको साथ लेकर चलना। बहुत धन्यवाद फडणवीस बाबू आपका, अब इतना ही समय हमारे पास है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे उम्मीद है, और आप सबका भी धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगले सप्ताह फिर भेंट होगी किसी और महत्वपूर्ण किताब पर, किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए। इस बीच में हमें इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, आपकी प्रतिक्रियाओं का, जो आप हमें फेसबुक के जरिए, ईमेल के जरिए और ट्विटर के जरिए भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी और किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।